तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग सोड एम्ब्रियो को कंट्रोल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा, मगर वो सोड एम्ब्रियो इतनी जिद्दी है कि चेनपिंग चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी माउंटेन गॉड वेइबो ने चेनपिंग को अपने पियून माउंटेन का टूर देकर ये बताया कि विल पावर ही सबसे ज्यादा मजबूत होती। साथ ही उन्होंने सोडची ग्रेट वॉल पर हुई ग्रेट बैटल के बारे में चेनपिंग को बता दिया। इस बैटल में आलियांग ने आखिरी मुकाबला जीतकर इंसानों को जीत दिलाई। तो चेनपिंग ने भी फैसला लिया कि वो आलियांग जैसी ग्रेट डीमंस का खात्मा करके सोडची वॉल पर अपनी छाप छोड़ेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्मॉल टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चेनपिंग अपने घर से बाहर आते साथ ही उसे वोमिटिंग हुई, लेकिन इस बार उसके मुंह से ब्लड नहीं बल्कि वो जिद्दी सोड बाहर आई थी जिसने चेनपिंग की वाट लगा के रखी है। चेनपिंग को लग रहा था कि शायद अब ये मान गई होगी, लेकिन जैसे ही उस तलवार को छूने की कोशिश करता है उस सोड ने तुरंत ही काफी स्ट्रॉन्ग ची पावर रिलीज करना शुरू कर दी। ये सोड ची एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ आसमान को छूने लगी। इधर साउजुन की फॉक्स उसे बता रही थी कि आज ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सोने वाला, ये सोड उसे काफी ज्यादा थका रही है। वहीं पर मिशुई जो कि अपने फादर को फोर्जिंग में हेल्प कर रही थी, उसने भी सोड फ्लो को देख लिया और कहती फादर देखिए चेनपिंग ने अपने लिए फ्लाइंग सोड बनवा ली है। जिस पर मास्टर वान उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, चुपचाप से लोहा ठोको। दरअसल मास्टर वान को पता था कि उनकी बेटी चेनपिंग को पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यांग इस सोड एनर्जी को देखकर कहने लगे कि यार नया साल आने वाला है, लेकिन फिर भी ये लड़का हमें शांति से रहने नहीं देगा। इसका तो जब देखो तब कुछ न कुछ चलता ही रहता। इधर उस सोड ने चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। पता नहीं ये हमारी चेनपिंग से किस जन्म का बदला ले रही थी। वहीं पर चेनपिंग यहाँ से वहाँ मुंह होते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा। उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारी फ्लाइंग सोड की बिरादरी में लोगों से मिलकर उन्हें तोहफे देने का रिवाज है? देखो तो तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता, बार बार मुझसे मिलने पहुंच जाती हो। जो सुनती साथ ही उस तलवार ने एक बार फिर से उस पर हल्ला बोल दिया, मगर चेनपिंग जंप लगाते हुए उससे बच जाता है और अब वो भी इस खेल में शामिल हो गया। उस सोड के हैंडल को दबोचकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा, मगर वो सोड उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी। तो चेनपिंग उससे कह रहा था कि बेवजह के नखरे मत दिखा, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और उतने में वो सोड उसके हाथ से छूटकर सीधे चेनपिंग के माइंड में घुस जाती है। चेनपिंग ने नोटिस किया कि भले ही गुस्से में ही सही, लेकिन उस सोड ने पहली बार उसकी बात मान ली थी। तब तक फायर पाइथन और शाओटोंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शाओटोंग तो आज काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है मास्टर हमने आतिशबाजी की तैयारियां भी कर लेनी चाहिए। इस बार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमें हमेशा याद रहना चाहिए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डाली डायनेस्टी के इंपीरियल एडवाइजर सुई ज़ैंग को देख पाते हैं, जो कि जिगोई के साथ लॉर्ड जीशे और एंसेस्टर साउजी से मिलने पहुंच गए हैं। वो आते साथ ही जिगोई से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, इस सफर पर मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि तुम खुद ही स्मॉल टाउन के असली मास्टर हो, तो प्लीज यहाँ आकर हमारे साथ बैठ जाओ। गाइस ये जिगोई ट्रू ड्रैगन की आखिरी डिसेंडेंट मानी जाती है। इसके ड्रैगन एंसेस्टर के बिखरे हुए शैटर्ड बॉडी पीसेस ने इस स्मॉल टाउन को इतना स्पेशल बनाया था और इसी वजह से सुई ज़ैंग जिगोई को इस स्मॉल टाउन के असली मास्टर बोल रहे थे। वहीं पर मास्टर साउजी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि शायद पिछली बार तुमने ही उस कुएं के अंदर मुझे डराया था, देखो तो तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी दिखती तो मुझे तुमसे कभी डर नहीं लगता। साथ ही लॉर्ड जीशे भी जिगोई से कहने लगे कि मिस उस वक्त हम बाढ़ में बह जाते, लेकिन आपने हमारी मदद की थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उतने में ही मास्टर सुई ज़ैंग लॉर्ड जीशे से कहते हैं कि चलो क्यों ना मुद्दे की बात की जाए। तो लॉर्ड जीशे कहता है कि उस ब्रोकन नेटल पोर्सलिन के मैटर को हम यहीं पर भूल सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे ग्रेट डाली डायनेस्टी के 3 वॉरियर्स को देना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर मैं पहला कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। दरअसल कुछ सालों पहले एक नेटल पोर्सलिन को ब्रेक किया गया था। पोर्सलिन को ब्रेक करना यानी कि उस बंदे की किस्मत को उससे छीनने के बराबर था। तो अब उस मैटर को यहीं पर दबाने के लिए लॉर्ड जीशे 3 बंदों की मांग कर रहे थे, जिस पर सुई ज़ैंग कहने लगे कि जहाँ तक मुझे याद है उस ब्रोकन पोर्सलिन का मैटर तो कब का ही क्लोज हो चुका। और रही बात चेनपिंग की, तो वो बंदा बिल्कुल भी स्पेशल नहीं, उसका एप्टीट्यूड किसी नॉर्मल मॉर्टल से भी बदतर होगा, तो जो हुआ उसे भूल जाएंगे। इस टर्म की तो अब कोई वैल्यू नहीं बनती। गाइस सुई ज़ैंग की इस बात से लग रहा है कि वो ब्रोकन पोर्सलिन चेनपिंग से रिलेटेड
था, जिस पर लॉर्ड जीशी गुस्से में कहने लगा कि उस पोर्सेलेन के खरीदार को अनरीजनेबल होने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसके पीछे जो बंदा सपोर्ट कर रहा था उसे अनरीजनेबल होने का पूरा अधिकार है। तो सुइजैंग उससे कहते हैं कि चलो इस मैटर को दबाने के लिए तुम 3 बंदों की मांग कर रहे हो, लेकिन अगर हमारी डाली डायनेस्टी ने तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना किया तो तुम क्या कर लोगे? जिस पर लॉर्ड जीशी कहते हैं कि फिर तो तुम अपने ही घर में आग लगाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी डाली डायनेस्टी सदर्न कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब पहले तुम अपनी इस नॉर्दर्न टेरिटरी को स्टेबल रख सको। साथ ही सोड कल्टीवेटर जू बताने लगा कि आपके नॉर्दर्न सोड कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हैं, उन्हें भड़काना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। यानी कि ये लोग डाली डायनेस्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करवाने की बात कर रहे थे। एंसेस्टर साउजी कहते हैं कि हाँ, आजकल के सोड कल्टीवेटर्स वाकई काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, तो उन्हें प्रोवोक करना आसान हो सकता। अब सुइजैंग भी नहीं चाहते थे कि उनके डाली डायनेस्टी के लोग आपस में ही फाइट शुरू करें, इसलिए वो लॉर्ड जीशी से पूछते कि बताओ तुम कौन सी 3 बंदों को यहाँ से ले जाना चाहते हो। तो जीशी उन तीनों के नाम उन्हें बताने लगे, जिनमें से पहले नंबर पर है शाओलियांग, दूसरे पर है माओकुजान और तीसरे नंबर पर था ली शियांग। लॉर्ड जीशी कहते हैं कि अगर इन तीनों को आप हमारे हवाले कर दो तो इसके बदले में डाली डायनेस्टी को रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनते साथ ही सुइजैंग भड़क गए। वो कहते हैं कि माओकुजान ट्रू मार्शल माउंटेन का डिसाइपल बन चुका और वो तो 1 साल के अंदर ही तीसरे राउंड पर पहुंच चुका। इस बंदे का नाम काफी तेजी के साथ राइज हो रहा है। रही बात शाओलियांग की, तो ये बंदी डिवाइन स्क्रिप्चर सेक्ट की सबसे टैलेंटेड और महंगी डिसाइपल मानी जाती, जिसका नेचुरल टैलेंट और फॉर्चून इतना ज्यादा स्पेशल है कि तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये दोनों बंदे अपने अपने फैक्शन के बैकबोन हैं। साथ ही ये दोनों सेक्ट हमारी डाली डायनेस्टी के लिए अहम रोल प्ले करते। एक सेक्ट हमारी मिलिट्री की ताकत है तो दूसरा सेक्ट डाविस्ट होली लैंड है। सो अगर हम उन्हें तुम्हारे बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के हवाले कर दे तो हमारी इन दोनों सेक्ट के साथ दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुमने जो तीसरा नाम बताया था ली शियांग, उसका निगोशिएशन हो सकता है। जिस पर जीशी कहने लगी कि मैंने आपको ये तीनों नाम एक स्पेशल सीक्वेंस में बताए थे, जो जितना काबिल है उसी हिसाब से उन्हें 1, 2 और 3 नंबर पर रखा गया था, मगर आपने तो सबसे 2 पावरफुल बंदों को ही लिस्ट से हटा दिया। आप वो बंदा मुझे देना चाहते हो जो कि इन सब के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। तभी सुइजैंग कहने लगी कि ना, ये तो होने से रहा। अगर तुम इन्हीं 2 बंदों पर अड़े रहोगे तो फिर यहाँ पर डील डिस्कस करने के लायक कुछ भी नहीं बचता। जो सुनकर सोड कल्टीवेटर जू अपनी सोड बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया, मगर सुइजैंग एक ग्रेट मैनिपुलेटर है। इसे तो डाली डायनेस्टी का सबसे शातिर निगोशिएटर माना जाता था। अरे ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट है कि इसने आलियांग जैसे सोड इमॉर्टल को बस अपनी मीठी मीठी बातों से डाली डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने से रोक लिया था। वो तुरंत ही जीशी से कहने लगा कि हमारी जिगुई ने तुम्हारी जान बचाई थी, तो बताओ तुम उस एहसान को कैसे चुकाओगे। तो जीशी कहने लगा कि एडवाइजर क्यों ना आप पहले मेरे ऑफर को सुन लीजिए। अगर आप इन तीनों बंदों को हमारे हवाले कर दो तो हम बदले में पर्सनली डाली डायनेस्टी की हेल्प करेंगे। आपको सदर्न कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना है तो इस काम में मेरे लोग आपकी हेल्प करेंगे। सदर्न कॉन्टिनेंट को आप बिना कोई खून खराबा किए हरा सकते हो, और साथ ही मैं जिगुई को अपनी पर्सनल डिसाइपल बनाने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि वो कल्टीवेशन में और भी ज्यादा फियर्स हो जाए। लेकिन अगर आपने मना किया तो फिर मेरे बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के लोग खुद होकर आपकी ग्रेट डाली डायनेस्टी के नॉर्दर्न बॉर्डर पर अटैक कर देंगे, और ये मैं वादा करता हूँ कि इस हमले में डाली को पछताना पड़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के हर एक सोड कल्टीवेटर का आपसे वादा है कि हम आपका जीना हराम कर देंगे। तो अब बताएं आपको हमसे क्या चाहिए, हमारा सपोर्ट या फिर हमारा कहर। जिस पर सुइजैंग कह रही थी, बाप रे ये वाला दाव तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हम शीशांग और उसके क्ले सर्वेंट को देख पाते हैं। क्ले सर्वेंट कहने लगा, मास्टर मैंने सुना था कि इस दुनिया में टोटल 9 ग्रेट फॉर्चून टावर्स हैं, तो फिर उनमें से सबसे आखिरी वाले टावर का नाम इतना अलग क्यों रखा गया। जिस पर शीशांग कह रहा था कि शायद तुम बाइजी कामिंग की बात कर रहे हो। तो सर्वेंट पूछता है कि बाइजी वही है ना जिसे सभी ग्रेट डीमंस का एंसेस्टर माना जाता। जिस पर शीशांग उसे समझाने लगा कि गलती से भी डीमन लॉर्ड बाइजी का नाम मत लेना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। खैर अब हम चेन पिंग के घर जा रहे। कुछ लोग गलतियां करते हैं और मुझे उन्हें सुधारना पड़ता। जिसके बाद वो चेन पिंग से मिलने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मैं कुछ काम की वजह से स्मॉल टाउन छोड़कर जा रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं तुम्हें टोकन देना चाहता था। साथ ही मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। दरअसल मेरे छोटे भाई बाउजिन ने ही लिन को लेटर लिखकर तुम पर अटैक करने के लिए बताया था। जब तक मुझे ये बात पता चली तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी। मेरा भाई बचपन से ही जिद्दी है, वो कभी अपनी गलती कबूल नहीं करता, तो मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते
नाते तुमसे बात करने आया हूँ, ये टोकन अपने पास रखो। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि भाई मुझे ये टोकन नहीं चाहिए। और रही बात बाओजिन की, अगर वो दोबारा मुझ पर अटैक करेगा तो मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग उससे डील करूंगा। जिस पर शीशांग कहता है कि आगे चलकर तुम पावरफुल बनोगे, उस वक्त बाओजिन चाहकर भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एटलीस्ट हमारी दोस्ती की खातिर उसे घायल करके जिंदा छोड़ देना, सिर्फ एक बार उसे जिंदा रहने का मौका देना। और हाँ, अगर फिर भी वो नहीं माना और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर तुम खुद को बिल्कुल भी मत रोकना, उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दो। तो चेनपिंग भी उसकी बात मान जाता है और अभी दोनों प्राइवेटली बात करने चले गए। इधर शाओटोंग शीशांग की क्लेस सर्वेंट को काफी अजीब तरीके से घूर रहा था। वही दूसरी तरफ शीशांग चेनपिंग को चार्म टोकन देने के लिए जिद कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहती तो इसे घर पर ही किसी कोने में टांग दो, लेकिन चेनपिंग ने इसके लिए मना किया। और शीशांग को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो चेनपिंग के लिए कोई तोहफा न दे। इधर शाओटोंग और सर्वेंट एक दूसरे को घूरने में बिजी थे कि तभी शीशांग ने अपने सर्वेंट को बुला लिया, जिससे इनकी आंखों में चल रही बैटल डिस्टर्ब हो जाती है। वेल, यहाँ पर शीशांग ने अपना एक स्पेशल ब्रश बाहर निकाल लिया था, जिसे इंस्पायर्ड राइटिंग भी कहा जाता है। वो चेनपिंग को बताता है कि आज मैं तुम्हें टैलिस्मान को ड्रॉ करने की टेक्निक सिखाने वाला हूँ। जब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाए उस वक्त ही मैं अपना ये ब्रश नीचे रखूंगा। तो चेनपिंग उसे बताता है कि सीनियर, मैं तो काफी स्लो लर्नर हूँ, इसमें आपका ही वक्त जाया हो जाएगा। तो शीशांग कहने लगा कि मैंने तुम्हारे जैसा मेहनती बंदा आज तक नहीं देखा। तुम टैलेंटेड हो लेकिन कभी भी अपनी स्किल्स पर घमंड नहीं दिखाते। इसे अप्रोच को हमेशा अपने साथ रखना। और अब वो चेनपिंग को बताने लगा कि अपने ट्रू ची पावर को इस ब्रश के साथ मर्ज करके एक ही फ्लो में स्ट्रोक करो, हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से रिजोनेट करेगा। वेल, यहाँ पर शीशांग ने कई सारे कैरेक्टर्स लिख दिए थे जो कि इन दोनों पाइथन्स और चेनपिंग के सर के ऊपर से गुजर गए। और अब ये सिलसिला आधी रात तक चलता रहा। फाइनली चेनपिंग ने उसमें से एक वर्ड को समझ लिया था, तो शीशांग ने खुश होकर वो ब्रश उसके हवाले कर दिया। हालांकि चेनपिंग उसे बताता है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर पाता, मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं कभी ट्रू ची पावर को समन कर पाऊंगा। टैलिस्मान को ड्रॉ करना तो मार्शल आर्टिस्ट का काम है, तो प्लीज इसे वापस ले लीजिए। मगर शीशांग उसे बता रहा था कि आगे चलकर तुम्हारे पास ची पावर्स आने वाली है, और अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगी तो ये लेटर्स तुम्हारी डिवाइन सोल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही शीशांग ने चेनपिंग से सवाल पूछा कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि मेरा नाम मेरे सिबलिंग से थोड़ा सा अलग है? जिस पर चेनपिंग कह रहा था, ना सीनियर, मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं फरमाया। तो शीशांग कहने लगा कि देखो, उनके नाम है बाओजिन और बाओपिंग और मैं हूँ शीशांग। असल में हम दोनों के दरमियान एक कार्मिक बॉन्डिंग है। मैं अपने भाई की गलतियों के लिए तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहा, बल्कि ये तोहफा तो हम दोनों के कनेक्शन के लिए है। दरअसल शीशांग की बातें माउंटेन गॉड वेबो ने भी सुन ली थी। वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर शीशांग का चेनपिंग के साथ क्या कनेक्शन है और ये बंदा एग्जैक्टली है कौन। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एंसेस्टर साओजी को देख पाते हैं, जिसे साओजुन की फॉक्स बता रही थी कि लॉर्ड जीशे बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के ट्रू लॉर्ड है और वो अब जल्दी डाविस्ट हेवनली लॉर्ड भी बनने के करीब है, यानी कि पूरा की पूरा बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट उस अकेले के हाथ में रहेगा। मगर फिर भी वो बंदा डाली डायनेस्टी की साइड जाने के लिए तैयार हो गया और तुम पूरी तरह से अकेले पड़ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस लॉर्ड जीशे के खिलाफ दुश्मनी को हैंडल कर पाओगे? इधर एंसेस्टर साओजी को वहाँ के एक पत्थर के नीचे एक सिक्का मिल चुका था, जिसे देखो कहते हैं कि ये तो बड़ा ही अच्छा ओमेन है। वहीं पर सोर्ड कल्टीवेटर जू उनसे कहने लगा कि अगर लॉर्ड जीशे वाकई डाली डायनेस्टी की मदद करेगा तो इसके चक्कर में सुई डायनेस्टी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इन दोनों का एक छोटा सा निगोशिएशन बड़ा सा दाव बन सकता है। डाली के एडवाइजर का इसमें फायदा होगा। लेकिन आप बोल रहे थे कि जीशे ये खुद नहीं कर रहा, बल्कि कोई और है जो इससे डील करवा रहा। तो साउजी कहता है कि ये लोग अचानक से ही यहाँ चले आए। जीशे दोबारा से पोर्सलेन के मैटर को बातचीत की मेज पर ला रहा है। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा और मेरे ख्याल से वो रीजन है चेन फैमिली की ग्रेव पर ग्रो किया हुआ दरख्त। तो साओजुन कहता है कि अगर आप पूरी की पूरी चेन फैमिली की हिस्ट्री को चेक करो तो उनमें से किसी भी बंदे के पास ग्रेट फॉर्चून नहीं था। चेनपिंग के बारे में भी मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे पता चला कि उसके पास भी हाल ही में पैसे आए हैं, लेकिन कल्टीवेशन के मामले में वो तो अभी तक 0 ही है। इसलिए जो आपने दावा किया था कि ग्रेव पर कोई पेड़ आया है और अब एक नया सेंट इस दुनिया में कदम रखेगा, तो चेनपिंग तो नहीं हो सकता। जिस पर एंसेस्टर साउजी कह रहा था कि माउंटेन कल्टीवेटर्स को बातें राज रखने में काफी ज्यादा मजा आता, तो हो सकता है कि इन्हीं माउंटेन कल्टीवेटर्स में कोई जीनियस होगा जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं चला। जिस पर जू कह रहा था कि अगर जीशे और सुइजैंग के दरमियान डील सक्सेसफुल हुई तो मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन अगर उनकी डील फेल हो गई तो फिर मेरा भी ये मसला बन जाएगा।
जो सुनते साथ ही एंसेस्टर साओजी जू से कहने लगा कि क्यों ना हम लोग मिलकर उस जीशे को खत्म कर दें। इस काम के लिए हम मास्टर वान को भी हमारी टीम में शामिल कर लेंगे। जिस पर लॉर्ड जू कहने लगा कि स्मॉल टाउन में किसी को खत्म करना अलाउड नहीं है और लॉर्ड जीशे तो बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट का मास्टर है। अगर उसे मारा तो जरूर से लिजू हेवन केव डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता फिर इसका डाली डायनेस्टी पर असर पड़ेगा? जिस पर एंसेस्टर साओजी कहने लगा कि हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन हमने इस मैटर को अच्छे से हैंडल करना होगा। लॉर्ड जीशे हमारी डाली डायनेस्टी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। अगर उसे एलिमिनेट किया तो ग्रेट डाली डायनेस्टी पर बन रहा खतरा टल जाएगा। साथ ही हमें फिर उसे 3 डिसाइपल्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। उतने में ही वो फॉक्स उन लोगों को बताने लगी कि सदर्न कॉन्टिनेंट में एक ट्रू चेन फैमिली है जो कि जीशे और उसके बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट को जरा पसंद नहीं करती। सो अगर आप जीशे को खत्म करते हो तो ये चेन फैमिली के लिए काफी अच्छा तोहफा होगा। और वैसे भी चेन फैमिली की एक डॉटर के साथ हमारे साओजुन की शादी होने वाली है, तो उन्हें शादी के तोहफे के तौर पर लॉर्ड जीशे का कटा हुआ सर भेज देना। इस तरह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो तो फिर इम्प्रेस होकर अपने घर की एक और बेटी एंसेस्टर साउजी के लिए भी भेज सकते हैं। जो सुनते साथ ही साउजी ने मजाक मजाक में उस पर अटैक कर दिया। और अब एंसेस्टर साउजी लॉर्ड जू से कहने लगा कि अगर हमने लॉर्ड जीशे को खत्म किया तो हमारे साउथ कैंपेन के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। फिर साउथ पर भी ग्रेट डाली डायनेस्टी का कंट्रोल होगा, मगर हमें सुई डायनेस्टी के 5वीं और 10वीं realm के कल्टीवेटर्स पर भी नजर रखनी होगी। मेरे ख्याल से उनके पास 10वीं realm के बस 2-4 बंदे होंगे और बाकी के सारे 5वीं realm के कल्टीवेटर हैं। मैं तो उनके साथ आसानी से निपट सकता हूँ। तुम समझ रहे हो ना, लॉर्ड जीशे ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जो सुनते साथ ही वो बंदा एंसेस्टर साओजी से कहने लगा कि मेरे ख्याल से आपकी उस लॉर्ड जीशे के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। आपकी बातों से ये सब फील हो रहा है कि आप उसे मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो। जिस पर एंसेस्टर साओजी कहता है कि मेरी जीशे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम दोनों तो लंगोटिया यार हैं। ये तो बस समय का तकादा है, वरना मैं अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग क्यों बनाता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शुई को देख पाते हैं जो कि चेनपिंग के घर के दरवाजे को डेकोरेट कर रही थी। और तभी स्मॉल टाउन की कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। दरअसल ये लोग यहाँ पर चेनपिंग से पैसे मांगने आई थी और ये बात शुई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि आप लोगों ने ऑलरेडी शॉपकीपर से ढेर सारा सामान लिया और आप बोल रही थी कि उसका सारा पैसा चेनपिंग चुकाएगा, मगर इतने से भी आपका दिल नहीं भरा तो आप दोबारा से उसे तंग करने यहाँ पहुँच गई। जिस पर वो लेडीज कहती कि मिस शुई आप तो हमें गलत समझ रही, हम तो बस नए साल के मौके पर चेनपिंग से मिलना चाहते हैं। और शायद तुम ये बात भूल गई कि जब चेनपिंग छोटा था तब हमने उसे खाना खिलाया, नहीं तो वो बचपन में ही भूखा मारा जाता। अब अगर वो खुद ही मर जाता तो बताओ फिर उसके पास इतना सारा पैसा कैसे आता। खाना खिलाने का छोड़ो, हमने तो उसकी मदर को दफनाने के लिए भी पैसे लगाए थे, वरना तो उसकी माँ की लाश को जानवर नोच नोच के खा लेते। हमने ही कंट्रीब्यूशन करके उसकी माँ को दफनाया था। और वैसे भी हम यहाँ पर हजारों लाखों सिल्वर टेल्स मांगने तो नहीं आए, बस हमारे बच्चों को थोड़ी सी पॉकेट मनी चाहिए। और वैसे भी हमारे बच्चे उसे अपना बड़ा भाई मानते, तो ये तो चेनपिंग का फर्ज है। वेल उन लोगों की बातें सुनकर शुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन लोगों से कहती कि क्या चेनपिंग ने तुम्हें नए साल के तोहफे नहीं दिए? तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि जब चेनपिंग छोटा था तब उसने हमारे गार्डन से सब्जियां चुराई थी, तो अब अगर उसके पास पैसे आए हैं तो उसने हम पर खर्च करना चाहिए। साथ ही उस औरतों ने उसका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो कहती है कि अगर आज चेनपिंग ने हमें पैसे नहीं दिए तो हम उसे कर्ज करेंगे। सो ये थी स्मॉल टाउन के लोगों की सच्चाई। अगर इन्होंने किसी को एक निवाला खिलाया तो ये उसका 1000 गुना ज्यादा वापिस लेंगे। वेल ये सब देखकर शुई को थोड़ी देर पहले की बातें याद आई, जहाँ पर चेनपिंग स्मॉल टाउन के लोगों के लिए तोहफों की पैकिंग कर रहा था। शुई से बताती है कि यहाँ के लोग हमेशा तुम्हें लूटना चाहते हैं, पता नहीं तुम उन्हें इतने सारे तोहफे क्यों दे रहे। जिस पर चेनपिंग बता रहा था कि इनमें से कई सारे लोगों ने मुझे बचपन में खाना खिलाया था, तो मैंने भी उनके एहसानों को चुकाना चाहिए। तो शुई से कहती कि क्यों ना फिर तुम उनके हवाले सिल्वर कर दो। जिस पर चेनपिंग कहता है कि इंसानों का नेचर काफी ज्यादा अलग रहता, उनके लिए खाने पीने की चीजें या फिर कपड़े सिल्वर से भी ज्यादा मायने रखते। और अगर ये वाले तोहफे उन्हें पसंद नहीं आए तो वो इन्हें शॉप पर ट्रेड करके उससे सिल्वर भी ले सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इन तोहफों को देखकर मेरे पड़ोसी खुश हो जाए, लेकिन चेनपिंग को ये पता नहीं था कि उसके पड़ोसी कितने ज्यादा लालची हैं। इसलिए अब शुई उन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये नया साल तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। जिसके चलते वो लोग गुस्से में वहाँ से रवाना हो गए। अब थोड़ी देर बाद चेनपिंग अपने पाइथन्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ पर चेनपिंग शाओ टोंग को बता रहा था कि तुमने फायर पाइथन जैसे यहाँ पर संभाल कर रहना चाहिए।
स्मॉल टाउन के लोग कितने पावरफुल है इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। जिस पर शाओटोंग कह रहा था कि मैं तो बस उसी बंदे के सामने अच्छे से रहूंगा जो अपने एक ही पंच में मुझे मारने की काबिलियत रखता, और उतने में उन्हें जिगोई अपने सामने नजर आई तो चेनपिंग तुरंत ही उसकी मदद करने पहुंच जाता है। उससे पूछता है कि जिगोई क्या सॉन्ग जिनशिन तुम्हारे साथ वापस नहीं आया? तो जिगोई उसे बताती है कि अब सॉन्ग जिनशिन ने अपना नाम बदल लिया, उसका नया नाम है सॉन्ग मू, और साथ ही उसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। मगर ये सारी बातें सुनकर चेनपिंग इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि सॉन्ग जिनशिन उसे मारना चाहता है। अब रात के समय शाओटोंग चेनपिंग और फायर पाइथन को बताने लगा कि इस नए साल पर मैंने एक फैसला लिया है, मैं आज से ही मन लगाकर कल्टीवेट करूंगा और फिर 1 साल बाद इतना पावरफुल बनूंगा कि आप दोनों मेरी तारीफें करोगे। बस इस नए साल के मौके पर अगर मेरे मास्टर मुझे गोल्डस्टोन दे दे तो मजा आ जाएगा। बस एक बार मैं पावरफुल बनूं, फिर तो मास्टर मुझे इस टाउन के लोगों को बुली करवाने ले जा सकते हैं। मास्टर जिसे बोलेंगे मैं उसे तंग करूंगा। वेल उसकी सारी बातें सुनकर चेनपिंग और फायर पाइथन को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, जिसके बाद चेनपिंग कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिशें सुनकर तो मजा आ जाता। अब यहाँ पर शाओटोंग को लग रहा था कि शायद चेनपिंग उसे कोई गोल्डस्टोन नहीं देने वाला, इसीलिए वो अपनी पॉकेट में रखी हुई गोल्डस्टोन को खाने लगा। और उतने में चेनपिंग ने उन दोनों पाइथन्स के सामने उनके नए साल के तोहफे पेश किए। उन दोनों ने जैसे उन तोहफों को देखा वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए क्योंकि चेनपिंग उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल गोल्डस्टोन लेकर आया था। साथ ही शाओटोंग चेनपिंग से कहता है कि मास्टर आप ही तोहफे हमें नहीं दे सकते, इन्हें कंज्यूम करने के बाद तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आगे चलकर आप कभी भी मुझे कल्टीवेशन में मैच नहीं कर पाओगे। एक मास्टर ने अपने सर्वेंट के मुकाबले हमेशा ताकतवर होना चाहिए। तभी चेनपिंग ने उससे सवाल पूछा कि बताओ अगर तुम्हारा दोस्त काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या तुम्हें उसके लिए खुशी होगी? जिस पर शाओटोंग कहता है हाँ मैं तो उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो फिर चेनपिंग उसी सवाल को थोड़ा सा बदल कर पूछता है कि बताओ अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे भी अच्छी प्रोग्रेस करे, तुम कल्टीवेशन के मामले में उससे काफी ज्यादा पीछे रह गए, तो बताओ क्या तब तुम्हें अपने दोस्त के लिए खुशी होगी? अब इसका जवाब तो शाओटोंग के पास नहीं था। तभी चेनपिंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो काफी ज्यादा खुश हो जाता। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त काफी अच्छी प्रोग्रेस करे, वो मुझसे भी शानदार जिंदगी को लीड करे, उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलेगी। और गाइस यही तो बात है जो चेनपिंग को दूसरों से अलग बनाती। उसे तो ना ही किसी के पावर से जेलसी होती और ना ही किसी के पैसों से। और अब अपने मास्टर का असली नेचर जानने के बाद ये दोनों पाइथन काफी ज्यादा रोने लगे। उन्हें रियलाइज हो चुका था कि उन्हें इस दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा एज अ मास्टर मिल चुका है। वेल यहाँ पर चेनपिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों का रोना बंद कैसे करवाए। और उतने में ही दरवाजे पर नॉक हो जाता है। दरअसल फेरी शाओलियांग चेनपिंग से मिलने आई थी। वो उससे कहती कि चेनपिंग मैं ये गोल्डस्टोन तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ, साथ ही तुम्हें फॉर्चून टेलर लियो चेन का भी पैगाम देना था। उन्होंने बताया है कि वो जल्दी तुमसे मुलाकात करेंगे। इधर शाओटोंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर शाओलियांग को चुपके से देखने लगा। वो हर एक डायरेक्शन से शाओलियांग की खूबसूरती को निहार रहा था। तभी फायर पाइथन उससे कहने लगी कि दूसरों की बातें चुपके से सुननी नहीं चाहिए। और फायर पाइथन की इस बात पर शाओलियांग की स्पिरिचुअल बीस्ट भी राजी हो गई। तो शाओटोंग उससे कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि शाओलियांग एक फेरी मेडन है। इस दुनिया में वही एक ऐसी इमॉर्टल है जिसके मैंने दिन रात सपने देखे। अगर उनके हाथ को टच करने का भी मौका मिले तो मैं खुशी से अपने 100 सालों की कल्टीवेशन को जाया कर दूंगा। मैं तो बस किसी भी कीमत पर शाओलियांग को छूना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही फायर पाइथन ने उसे थरकी बोलकर फटका लगा दिया। मगर शाओटोंग एक बार फिर से दरवाजे से झांकने लगा। इधर फेरी शाओलियांग चेनपिंग से कहने लगी कि चलो बिजनेस की बातें तो खत्म हो गई, अब क्यों ना थोड़ा सा प्राइवेट मैटर डिस्कस किया जाए। और इतना कहते साथ ही उसने उन दोनों के आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया ताकि कोई भी उनकी बातें ना सुन सके और ना ही देख पाए। उसने जो शील्ड बनाई थी उस शील्ड ने शाओटोंग को भी उठाकर काफी दूर पटक दिया। और अब यहाँ पर शाओलियांग चेनपिंग से कहने लगी कि तुमने तो सुनाई होगा मैं डिवाइन स्क्रिप्चर से को छोड़ चुकी हूँ। जिस पर चेनपिंग कहता है ना मुझे तो ये बात आपसे ही पता चल रही। तो शाओलियांग उसे बताती है कि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा शैलो हो गई और ऊपर से लोग मुझे बेवजह फेमस बना रहे। तभी चेनपिंग उससे पूछता है कि फेरी शाओलियांग क्या आप मुझे क्लियरली बता सकती हो कि आप मुझसे मिलने क्यों आ गई? तो शाओलियांग उससे कहती कि जब तुमने इस लीजू केव हेवन
बचपन को छोड़ा तब से ही तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ आ गया। तुम्हारी काफी अमेजिंग तरीके से प्रोग्रेस हो गई। क्या तुम्हें पता भी है उसके पीछे का रीजन क्या था? अब चेनपिंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो बंदी उसे एकदम गुस्से में कहने लगी कि तुमने वो गोल्ड स्टोन मेरे हवाले करके मेरा आधा फॉर्चून चुरा लिया था। अब उसके बदले हुए तेवर देखकर चेनपिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उससे कहता है, फिर शाओलियांग, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। लेकिन शाओलियांग तो बस उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।